जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में रहेगी, कब रेस्ट में रहेगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि हम लोग फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ने वाले हैं, क्या है ये सारी चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग 11th में फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ते हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। जब हम लोग रुकी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर हम लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो क्यों रुकी हुई है, उस पर कितना लोड पड़ रहा है, तो वो कहला जाता है स्टैटिक्स में। इसका यूज़ इंजीनियर लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जब वो पुल वगैरह बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है कि पुल से कितना लोड गुजरेगा, उस पर कितना भार पड़ने वाला है, साथ ही साथ उसकी कितनी मजबूती देनी चाहिए, किस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने में सह सके। तो स्टैटिक्स क्या कहला गया, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स, इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट मोशन पे होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मोशन के जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें। काइनेमेटिक्स में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रही है, उसमें कौन सा फोर्स लगा है जिसके कारण वो मोशन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है तो क्यों मोशन पे है, कौन कौन से उस पर फोर्स लग रहे हैं, तो वो हुआ। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन के पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी कितनी है, एक्सीलरेशन कितना है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रही है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग डायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो चैप्टर है उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है कि मोशन वगैरह होगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये मोशन होता क्या है। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है। जैसे हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके पास एक बॉल है, वो अगर बॉल को फेंक दे तो वो बॉल ऐसे मोशन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर यहाँ कहीं आके वो बॉल रुक जाने वाली है। तो जैसे ही ये बॉल को फेंकेगा तो आप बताएंगे कि ये बॉल मूव कर रही है, इसलिए ये बॉल कैसी है, मोशन पे है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर पे कोई भी फोर्स नहीं लगाता है, यहाँ वहाँ कोई भी धक्का नहीं मारता है इस पर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पत्थर मोशन पे है या फिर नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये पत्थर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये पत्थर रेस्ट पे कहलाया। आपने क्या बोला गेंद के लिए कि गेंद चूंकि मूव कर रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, इसलिए गेंद मोशन पे है। जबकि आप ये देख रहे हैं कि ये पत्थर एक ही जगह रुका हुआ है, मतलब ये रेस्ट पे है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझें, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और सामने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि मैं रेस्ट पे हूँ या फिर मोशन पे हूँ, तो वो क्या बताएगा कि चूंकि मैं अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा हूँ, अभी मेरे पीछे बोर्ड है, ये दीवार है, ये दीवार है, इन सब चीज़ों के रिलेटिव में
मैं अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा हूँ, इसलिए वो लड़का बोलेगा कि मैं मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं मूव करने लगूँ, मान लीजिए ऐसे मैं हो गया हूँ, तो यहाँ से जब मैं यहाँ आया हूँ तो उस लड़के ने देखा कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि मैं उस टाइम पे मोशन पे था। लेकिन अब अगर पूछा जाए तो फिर से वो बोलेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तो फिर बोल दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग इस पत्थर को कहीं दूर जाके देखें, स्पेस में जाके देखें, अंतरिक्ष में जाके देखें, तो फिर हमें ये वाला पत्थर मोशन पे दिखाई देगा। चलिए वो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए यहाँ पे सन है अपना, ये क्या है, सन है, ये अर्थ है यहाँ पे। अब ये अगर अर्थ है तो ये मोशन पे होगी। इसके पास दो मोशन होता है, एक तो ये रोटेट करती रहती है, अगर यहाँ पे सूर्य हुआ, यहाँ पे अर्थ हुआ, तो अर्थ रोटेट करती रहेगी और साथ ही साथ ये सर्कुलर मोशन भी करती है, ऐसे करती है। रोटेशनल मोशन होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है, वो दोनों मोशन करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक लड़का, ये पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है। अगर इस लड़के से पूछा जाए कि ये पत्थर मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, तो ये लड़का बोलेगा कि चूंकि ये पत्थर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसलिए ये पत्थर रेस्ट पे कहलाया। लेकिन अगर ये लड़का यहाँ से कूद के, यहाँ से एरोप्लेन से उड़ के यहाँ पहुँच जाता है, मान लीजिए सूर्य के पास पहुँच चुका है, अब यहाँ से वो अगर लड़का देखे इसको, तो क्या देखेगा कि पहले पत्थर यहाँ पे था, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लड़का आ गया है, मैं ही हूँ, यहाँ पे सूर्य पे आ गया हूँ और ये अर्थ है अपनी, यहाँ पे पत्थर पहले था। अब ये अर्थ मूव करके ऐसे हो जाएगी, भाई मूव कर रही है ना अर्थ, तो मूव करके ऐसे हो जाएगी। तो मैं क्या पाऊंगा कि पहले पत्थर मेरे सामने था, अब मूव करके उधर साइड चला गया है, तो मैं बोलूँगा कि पत्थर मोशन पे है। जबकि अगर यहीं पे कोई दूसरा लड़का खड़ा हो तो अब भी वही बोलेगा कि ये पत्थर रेस्ट पे है। तो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी समझ में आया या फिर नहीं? मोशन एक रिलेटिव चीज़ है, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है अर्थ पे और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पत्थर रेस्ट पे है, जबकि अगर दूर कहीं पे लड़का चला जाए, दूसरे स्पेस में चला जा रहा है, तो ये लड़का उस पत्थर को बोलेगा कि ये मोशन पे है। इसका रीज़न क्या है? ये दोनों लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पत्थर तो अगर देखा जाए तो पत्थर रेस्ट पे ही है, लेकिन ये लड़का बोल रहा है कि रेस्ट पे है और ये लड़का बोल रहा है कि मोशन पे है। दोनों लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। जैसे मान लीजिए जब दोनों लोग ग्राउंड पे हो, लड़का ग्राउंड पे रह के पत्थर को देखता है, ये ग्राउंड है, मैं हूँ और वहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, मैं उस पत्थर को अगर देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? जब वो पत्थर वहाँ पे रखा हुआ है तो उसको बताना है, मैं बताऊंगा उसे कि वो मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है। तो कैसे बता पाऊंगा? सारी इसके चारों तरफ की चीज़ें देखूंगा कि पेड़ है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे खंभा लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों के रिलेटिव, हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं, इन सारी चारों ओर की चीज़ों के रिलेटिव ये पत्थर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो ये पत्थर कहला गया रेस्ट पे। लेकिन जब मैं स्पेस में चला जाऊंगा तो क्या होगा? अब मैं यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। अब क्या है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे चंद्रमा है, कहीं दूसरा ग्रह है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट देख रहे हैं। तो उन प्लैनेट के सापेक्ष, उन प्लैनेट के रिलेटिव में मुझे ये पत्थर मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग कहला गई। पहले मैं क्या बता रहा था, ग्राउंड पे रह के ये वाला जो चारों ओर का फ्रेम है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, उस फ्रेम को बता के हम लोग ये बता रहे थे कि वो रेस्ट पे है। अब जब हम यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो प्लैनेट को देख के, अलग अलग प्लैनेट को देख के ये बताते हैं कि ये मोशन पे आ गया है। तो जिसको हम लोग देख के, जिस फ्रेम को हम लोग देख के ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, उस फ्रेम को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं, कोई फुटबॉल है जो अपनी पोजीशन बदल रही है, तो हम चारों ओर की चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे फुटबॉल
यहाँ पे कोई भी अलग फुटबॉल रखी हुई है, यहाँ पे घर है किसी का, तो उनके रिलेटिव में ये वाली फुटबॉल मूव करती हुई फुटबॉल अपनी पोजीशन बदल रही है, तो हम बता देते हैं कि ये फुटबॉल मोशन पे है। तो हो सकता है आपके माइंड पे थोड़ा थोड़ा मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आए। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, उससे आपका मोशन वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर होगा। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा लड़का है, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ मेला घुमाने के लिए। तो मैं करता क्या हूँ, उसको ले जाता हूँ बस स्टैंड के पास और वहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद वेट करने के बाद एक सामने से बस आ रही होती है, तो मजाक मजाक में मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि बताओ वो वाली बस जो आ रही है वो मोशन पे है या फिर रेस्ट पे। तो वो लड़का बताता है कि वो बस मोशन पे है। क्यों? क्योंकि चारों ओर की चीज़ें हैं और घर है, कोई दूसरा खंबा है, तो उसके रिलेटिव में वो बस अपनी पोजीशन बदल रही है, हमारे पास आ रही है। तो वो लड़का बोल देता है कि वो बस मोशन पे है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने उससे पूछा कि बस के अंदर जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं वो मोशन पे हैं या फिर रेस्ट पे हैं। तो वो लड़का सोचता है कि चूंकि बस घर वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे घर है, खंबा है, इनके सापेक्ष, इनके रिलेटिव में वो बस हमारी तरफ आ रही है और बस के अंदर बैठे हुए हैं ड्राइवर साहब, तो वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तो वो लड़का बताता है कि चूंकि बस मूव कर रही है, बस मोशन में है, तो बस के अंदर बैठे हैं ड्राइवर साहब और वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब वो भी मोशन में कहलाए। हमने कहा चलो बढ़िया, अच्छी बात है। बस आती है, हम लोग उसको रुकाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। और बैठ कहाँ पे रहे हैं? उस ड्राइवर की बगल वाली सीट पे। हम लोग गए उस बस के अंदर और बस के जो ड्राइवर था उसके बगल वाली सीट पे हम लोग बैठ जाते हैं। आधे घंटे तक हम लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर से मैं पूछ रहा हूँ उस लड़के से कि बताओ कि ये ड्राइवर साहब मोशन पे हैं या फिर रेस्ट पे। तो वो लड़का बोलता है कि आधे घंटे से तो ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं, अभी भी ये पास ही बैठे हुए हैं, मतलब ये रेस्ट पे कहलाए, ये मूव नहीं कर रहे हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि ये जो बाकी के बस में लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पे, ये मूव कर रहे हैं क्या? तो वो लड़का बताता है कि नहीं, ये भी सब के सब मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ये बताओ कि जब हम लोग बस के बाहर थे तब तो तुम बता रहे थे कि ये ड्राइवर साहब मोशन में हैं, अब तुम बता रहे हो कि ये ड्राइवर साहब रेस्ट पे हैं, तो ऐसा क्यों बता रहे हो? भाई एक ही बताओ, पहले भी अपनी सीट पे बैठे थे तो तुम तो बोले थे कि मोशन पे हैं, अब बोल रहे हो तुम कि ये रेस्ट पे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? एक ही चीज़ का दो आंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं। तो वो लड़का बोल रहा है पहले मोशन में थे, अब मोशन पे नहीं है, रेस्ट पे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहा है लड़का? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों बार उसका देखने का तरीका अलग अलग है। पहली बार क्या था कि वो कैसे बता रहा था कि ड्राइवर साहब मोशन पे हैं? वो इसलिए बता रहा था क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड पे खड़े थे तो वो खंभे देख रहा था, पेड़ वगैरह देख रहा था, सड़क देख रहा था, उनके रिलेटिव में वो बस हमारी तरफ आ रही थी। तो बस के अंदर बैठे हुए ड्राइवर साहब की पोजीशन भी बार बार बदल रही थी, तो हमने बोला था कि वो ड्राइवर साहब मोशन पे हैं। लेकिन जब हम लोग बस के अंदर चले गए हैं तो फिर हम ड्राइवर साहब को कैसे बताएंगे कि वो रेस्ट पे हैं या फिर मोशन पे हैं? उनके चारों ओर की चीज़ें देख रहे हैं। अब तो बस के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या देखेंगे हम लोग कि बस की खिड़की है, बस का दरवाज़ा वहाँ पे है, बस में जो हैंडल लगे हुए होते हैं पकड़ने के लिए उनको हम लोग देखते हैं और उसके रिलेटिव में ये बताते हैं कि नहीं, ये पोजीशन अपनी नहीं बदल रहे हैं, मतलब ये रेस्ट पे कहलाए। तो हमें क्या पता चला कि अलग अलग, अगर हम लोग अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, तो दोनों बार हो सकता है अलग अलग आंसर आएगा। जैसे हम लोग का आ रहा है, जब हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमारा रेफरेंस फ्रेम दूसरा है, घर वगैरह हैं, पेड़ हैं, वो रेफरेंस फ्रेम है। और जब हम लोग बस के अंदर चले जाते हैं तो फिर क्या रेफरेंस फ्रेम हो जाता है? वो खिड़की, दरवाजे, हैंडल, वो रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो हमने क्या पाया कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, तो हमें ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस फ्रेम की, उसके चारों ओर की चीज़ों की। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं।
फिर वो रेफरेंस फ्रेम कैसा है वो डिपेंड करता है। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग अलग पता चलेगा हमें। अगर हम लोग बस के बाहर खड़े हैं तो लगेगा कि बस के अंदर के सभी लोग मोशन पे हैं, लेकिन अगर बस के अंदर चले गए तो फिर वहाँ का रेफरेंस फ्रेम अलग हो गया, तो हमें पता चलेगा कि वो सब के सब रेस्ट पे हैं। मान लीजिए हम लोग मोशन पे हैं, ठीक है, और वो लड़का बैठा हुआ है हमारे पास। अब मैं अगर उनसे पूछूं कि ड्राइवर साहब मोशन पे हैं फिर नहीं है, तो क्या बोलेगा कि ड्राइवर साहब मोशन पे नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई बाहर से लड़का देख रहा है तो वो यही बोलेगा कि ड्राइवर साहब मोशन पे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस फ्रेम दूसरा है, देखने का नज़रिया दूसरा है, और हम लोग का देखने का नज़रिया दूसरा है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर कभी भी हमें ये बताना हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो हम करते क्या हैं, उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर का एरिया देखते हैं। अगर उस चारों ओर के एरिया के अबाउट अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो तो हम बोल देते हैं कि वो मोशन पे है, और अगर चेंज नहीं कर रही है तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि वो रेस्ट पे है। तो जिसको देख के हम लोग ये बता पा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, उसी को बोला जाता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम। अब ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का हो सकता है। पहला इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा नॉन इनर्शियल। इसमें चेंज होगी। रेफरेंस फ्रेम हम लोग समझ गए। अब ये समझिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वो रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम काम करें, न्यूटन के लॉज वैलिड हों, उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जिस फ्रेम में न्यूटन के नियम काम ना करें उस फ्रेम को हम लोग बोल देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन के नियम वगैरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे के जो चैप्टर होंगे वहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको न्यूटन के नियम। आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि न्यूटन बाबा ने ये बोला है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है उस पर अगर हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो मोशन में नहीं आएगा। ये न्यूटन बाबा ने बोला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बाकी न्यूटन के 3 लॉज हैं, हम लोग उसको आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है, उस पर अगर फोर्स नहीं लगाए तो वो मूव नहीं करेगी, बात खत्म। इनर्शियल फ्रेम का उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर हम लोग फुटबॉल रख दें और ये रुकी हुई है, तो हम लोग क्या पाएंगे कि अगर इस फुटबॉल में कोई भी धक्का ना मारे तो ये फुटबॉल यहाँ से वहाँ मूव नहीं करेगी। तो हम लोग कौन से फ्रेम को देख के बता पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? चारों ओर की चीज़ें, पेड़, खंभा, सड़क, इन सब को देख के ये बता पा रहे हैं कि ये रेस्ट पे है। तो ये वाला फ्रेम, चारों ओर के पेड़ पौधे, सड़क वगैरह, ये फ्रेम कहला जाएगा हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का नियम काम कर रहा है। जब तक फुटबॉल को हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेगी। दूसरा उदाहरण समझिए नॉन इनर्शियल का। अगर हम लोग बस पे जा रहे हों, बस के अंदर रख दें फुटबॉल, बस है उसके अंदर फुटबॉल रख दी गई है। अब वो अगर बस मोशन में हो, अचानक से अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो फिर वो बस अपने आप आगे की ओर मोशन में आ जाएगी। कैसे मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। ये ग्राउंड है अपनी, ये बस थी, ये पहिया हो गया, यहाँ पे कोई भी फुटबॉल है जो रखी हुई है, इस डायरेक्शन पे बस मोशन पे है। अब अगर अचानक से बस पे ब्रेक लगाया जाए तो ये बॉल अपने आप आगे की ओर मोशन में आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस फुटबॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है,
इस फुटबॉल पे किसी ने धक्का नहीं मारा है, फिर भी ये फुटबॉल आगे की ओर मोशन पे आ गई है। तो जो यहाँ पे फ्रेम है कि खिड़की, बस की खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, जिसको देख के हम लोग ये बता पा रहे थे पहले कि ये फुटबॉल रखी हुई है, तो वो वाला फ्रेम कहला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का उदाहरण ये अच्छा खासा है कि अगर ग्राउंड पे रखे हैं तो जो फ्रेम है वो कहला जाता है इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर बस के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और बस मूव कर रही है तो फिर वहाँ पे न्यूटन के नियम वैलिड नहीं है, तो वो वाला फ्रेम कहला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो मोशन होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। मोशन हमारा 3 टाइप का होता है। कई बार मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल। कई बार मोशन सरफेस पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2D। और कई बार मोशन स्पेस पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 3D। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लीजिए कोई वायर है, उसमें कोई चींटी है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। अगर कोई रेलगाड़ी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायरेक्शन, या फिर उसी को बोला जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। कोई भी कार रहेगी हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो हमें बताना होगा कि उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो सारी चीज़ें। मोशन इन 1D को हम लोग कई बार रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। मोशन इन 2D, मोशन इन 2D क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रही हो, जैसे हम लोग चलते हैं, कहीं यहाँ वहाँ चल रहे हैं, कोई भी कार है जो मूव कर रही है ग्राउंड पे, वो कहला गया। तो इस प्रकार के मोशन कहला जाते हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 3D, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आकाश में उड़ रहा हो, जैसे हमारे पतंग उड़ती है, बहुत सारी पंछियाँ उड़ती हैं, और एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो भी आकाश में ही उड़ता है, तो एरोप्लेन का मोशन भी 3D कहला जाएगा, मोशन इन 3D। तो चलिए अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे हो तो उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेवल करे वही कहला जाता है डिस्टेंस। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब वो मोशन करते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आ चुकी है, तो जितनी पाथ वो ट्रेवल की होगी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ, वो कहला जाता है डिस्टेंस। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 20 किलोमीटर हो तो ये कहला गई 20 किलोमीटर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये जो हमारी डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। डिस्टेंस है तो उसको हम लोग एसआई यूनिट किसका हो जाएगा? मीटर। सीजीएस यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट मूव करते 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 यहाँ पे पहुँच चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हुआ है, हम लोग पहली पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पे था, और बाद वाली पोजीशन देखेंगे, और इन दोनों पोजीशन को मिलाती हुई एक ठो रेखा खींच लेंगे, सबसे कम वाली रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई सबसे कम हो, तो वही कहला जाएगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में करना क्या है, वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है। मान लीजिए पहले लड़का कोई भी लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब वो गति करते हुए यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस
कहला जाएगी उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। हमें किस रास्ते से वो ऑब्जेक्ट गई है उससे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से लेना देना है। उनके बीच जितनी डिस्टेंस होगी वही कहला जाती है डिस्प्लेसमेंट। और इसके साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे पहले यहाँ पे थी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में कि ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है। कितना? तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर हो तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 5। और डिस्टेंस कितना? तो जितना पाथ ट्रेवल की हो, इस रास्ते से गई थी ऑब्जेक्ट और यहाँ तक आई, तो कितना पाथ ट्रेवल हुआ? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गई इस ऑब्जेक्ट की 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि 5 किलोमीटर डिस्प्लेस हुई है ये ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहा है कि इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट भी वही हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ये भी कोई ना कोई लेंथ ही है, ये भी हो जाएगी लेंथ की। एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला m0, क्योंकि मास है नहीं, लेंथ बस है इन दोनों में, तो m0 L T0। अब चलिए थोड़े कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उससे आपके थोड़ी से और डाउट क्लियर होंगे। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ गई, फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ गई है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, ये वाली दूरी भी 6 सेंटीमीटर हो, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ये 6 और ये 6, तो हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना? तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे थी, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, दोनों के फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम डिस्टेंस यही हो जाएगी, क्योंकि दूसरा रास्ता अगर लेंगे तो वो कम से कम डिस्टेंस पे नहीं आएगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का? वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो 7 रेडियस वाले सर्कल में मूव कर रही है, यहाँ पे ये सेंटर है उसका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है, रेडियस है पूरा का पूरा ना। ये मान लीजिए यहाँ पे रेडियस था, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट थी। 7 रेडियस वाले किसी सर्कल में ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है, तो यहाँ से पूरा का पूरा घूमते यहाँ पे आ गई है। तो हमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट घूमते यहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है अगर तो 2 पाई आर। आर का मान रखेंगे हम लोग तो 7 से, पाई का भी मान रख लेते हैं, तो 22/7 गुणे ये वाला 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये व्यक्ति अगर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गया है, तो डिस्टेंस हो गई 44 सेंटीमीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम लोग पहले देखेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ पे था और बाद में देखेंगे कि व्यक्ति कहाँ पे है। पहले व्यक्ति यहाँ पे था, अब वो घूम के पूरा का पूरा वहीं पे आ गया है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वही फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग ये देखना चाहें, जैसे ये वायर है एक ठो चीट, इसको हम लोग बना लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इधर साइड -1, -2, -3। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गया है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
4 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस यही हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 4 तक आता है, उसके बाद वापस लौट के 2 तक चला जाता है, तो कितना पाथ ट्रेवल हुआ इस ऑब्जेक्ट के द्वारा? यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेंटीमीटर, कुल मिला के डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? डिस्टेंस हो गया हमारा 4 2 6 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2, क्योंकि यहाँ पहली पोजीशन यहाँ और आखिरी पोजीशन यहाँ, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ जाए, पहले 0 पे था, 0 से 4 तक जाता है, उसके बाद मूव करते हुए पहुँच चुका है -2 पे, तो यहाँ से यहाँ तक गया 4 मीटर। अगर हम लोग इसको मीटर में बता रहे हैं, जैसे हमने इसको मीटर में बोला था, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 4 मीटर, फिर से यहाँ तक, इससे यहाँ तक गया तो 4 मीटर, तो कुल मिला के 8 मीटर कहला गए, और फिर 2 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 4 4 8 और 2 10, तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई? डिस्टेंस हो गई हमारी 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट आखिरी पोजीशन कितनी? -2, और ये इनिशियल पोजीशन 2, तो कुल मिला के कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2। और अगर हम लोग विथ साइन यूज करें, मतलब ये भी बताएं कि किस डायरेक्शन में मूव हुआ है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो अगर निगेटिव इस डायरेक्शन को बोलें तो डिस्प्लेसमेंट फिर हम लोग क्या बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया है -2 मीटर, या फिर आप -2 मीटर कुछ ऐसे भी निकाल सकते थे। डिस्प्लेसमेंट अगर कभी भी निकालना हो तो फाइनल पोजीशन देखी जाती है, तो फाइनल पोजीशन हमारा था -2 और इनिशियल पोजीशन कितना था? 0, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब भी -2 मीटर ही आ जाएगा। तो अगर दोनों में डिफरेंस निकाला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उन दोनों को भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा। एक साइड हम लोग लिख ले रहे हैं डिस्टेंस और दूसरे साइड हम लोग लिख ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन ही हो जाएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेवल करेगी वो कहला जाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख देंगे कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो डिफरेंस रहता है उसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है हमारी और ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। और क्या बता सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आया करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं से मूव करने स्टार्ट करता है तो हमेशा पॉजिटिव आई है, पीछे के पूरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कई बार हमारे पास पॉजिटिव आता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव भी आ जाता है अगर वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो, या फिर जीरो भी आ सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे है वो मोशन स्टार्ट करे, यहाँ वहाँ से कहीं से भी घूम के वहीं पे आ जाए तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जबकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहा करती है। चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो चौथा डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यहाँ से यहाँ तक मूव करे, तो इसकी डिस्टेंस अगर 4 हो तो डिस्प्लेसमेंट भी यही कहला जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो जाएंगे।
लेकिन कई बार होता क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा रहता है। ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा। वो कौन सी कंडीशन है? जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इधर साइड जाए, फिर से इस डायरेक्शन में लौट आए, तो अगर 4 सेंटीमीटर गया और फिर से 2 सेंटीमीटर लौट के आ गया तो 6 सेंटीमीटर कहला गया डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। इसमें हम लोग उल्टा लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा डिस्टेंस से। तो ऐसा हमने देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आगे की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन के जो इक्वेशन होते हैं हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2at², और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।